गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लाइट रिएक्शन पढ़ने के बाद, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन पढ़ने के बाद अब हम जैसे डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल को डिस्कस करेंगे। डार्क रिएक्शन जिसको जैसे डिस्कवर किया था केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, उनकी डिस्कवरी की वजह से, जिसमें जैसे 3 स्टेप्स होते हैं केल्विन साइकिल के हवाले से। 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। दूसरा स्टेप होता है उसे कहते हैं रिडक्शन कहते हैं, और तीसरा स्टेप होता है जिसे कहते हैं रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन साइक्लिक इवेंट्स हैं, तो इस वजह से ये साइकिल होता रहता है, कंटिन्यूसली होता रहता है, और इस वजह से इसका नेम जो है जैसे केल्विन साइकिल आया है। केल्विन साइकिल साइक्लिक इवेंट्स, तो ऑलरेडी इसमें जैसे एक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। इनपुट जैसे एक लाइक कार्बन डाइऑक्साइड की इनपुट जरूरी होती है, प्लस में लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइट रिएक्शन की जो कौन सी प्रोडक्ट्स जैसे NADPH एंड ATP मॉलिक्यूल्स जो लाइट रिएक्शन के दौरान बने थे, अब इस केल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए ये जैसे मॉलिक्यूल्स इनकी यूटिलाइजेशन होगी। प्लस में जैसे इनपुट है कार्बन डाइऑक्साइड की इनपुट है, वो भी जैसे जरूरी होती है। 6CO2 है, तो 3CO2 जैसे एक टर्न के अंदर, और दूसरे टर्न के अंदर 3CO2 आएंगे, तो उसमें वेरियस जैसे साइक्लिक इवेंट्स होते हैं। नंबर 1 इवेंट जिसे हम कहते हैं जैसे कार्बन 6 मॉलिक्यूल, जैसे 6 PGA मॉलिक्यूल्स हैं, इनके साथ जैसे 6 ATP मॉलिक्यूल, एनर्जी फ्रॉम ATP and NADPH is used to convert 6 molecules of PGA to 6 molecules of G3P। 6 molecule of PGA को 6 molecule of G3P ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें जैसे 6 molecules of ATP एंड 6 molecules of NADPH जो कंज्यूम होंगे, यूटिलाइज होंगे, उसके रिजल्ट में 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3P बनेंगे। ये रिडक्शन का प्रोसेस है, जिसमें लाइक हमने जैसे इक्वेशन में भी पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में भी पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज, तो ग्लूकोज डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं, एक ट्रायोस शुगर बनेगा, 3 कार्बन का एक शुगर बनेगा जिसका नेम होगा G3P ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट फास्फोग्लाइसरल अल्डिहाइड PGL। तो ऐसे 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। 6 PGA molecule they are converted into the 6 molecule of G3P by the utilization of 6 ATP and 6 NADPH। this step is called the reduction step। reduction step के बाद then जो है रीजनरेशन का स्टेप होता है। रीजनरेशन का स्टेप, रिडक्शन के बाद रीजनरेशन का स्टेप है। रीजनरेशन के अंदर क्या होता है कि लाइक ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3P है, उसमें एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा G3P मॉलिक्यूल, बाकी रिमेनिंग 5 G3P मॉलिक्यूल होंगे। जैसे 5 G3P मॉलिक्यूल, हर एक के अंदर 3 कार्बन, तो कार्बन का तादाद कितना हुआ, कार्बन का तादाद हुआ 15 हुआ। इनकी रीअरेंजमेंट इसमें 3 कार्बन, हर एक 3 मॉलिक्यूल, हर एक के अंदर 5 कार्बन, तो इस अमल को हम कहेंगे रीजनरेशन कहेंगे। तो ये अमल रीजनरेशन का होता है, उसके अंदर टोटल 3 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होंगे, टोटल 3 मॉलिक्यूल ATP के जनरेट होंगे। तो एक जैसे साइकिल के हवाले से अगर हम बात करें, एक साइकिल के हवाले से बात करें तो 3CO2 जैसे टोटल 6CO2 जैसे इक्वेशन के अंदर आपने पढ़ा था, तो 3CO2 की जब इनपुट होगी तो उसके अंदर 1 G3P मॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरह से 3CO2 का एक अनदर साइकिल होगा, तो अगेन एक और G3P मॉलिक्यूल बनेगा, G3P मॉलिक्यूल, G3P और G3P। 6CO2 है तो उसमें 2 G3P मॉलिक्यूल बनेगी, तो G3P मॉलिक्यूल प्लस G3P मॉलिक्यूल, एक G3P मॉलिक्यूल प्लस दूसरा G3P मॉलिक्यूल, जैसे ये एक G3P मॉलिक्यूल, दूसरा ये G3P मॉलिक्यूल, उसके रिजल्ट में एक 6 कार्बन कंपोनेंट बनेगा जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। 1 2 3 4 5 6 डायरेक्टली जैसे 6 कार्बन कंपोनेंट नहीं बनेगा। जब 3CO2 एक बार जैसे इसमें साइकिल में जैसे इनपुट होगी, तो उसके अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P यहाँ से निकलेगा। इसी तरह से दूसरी बार जैसे अगेन 3CO2 आएंगे तो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ G3P होगा, तो G3P प्लस G3P ट्रायोस प्लस ट्रायोस एक हेक्सोज शुगर जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल पर G3P लीव्स द साइकिल, ये यहाँ से साइकिल से निकलेगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड अदर कंपोनेंट्स। अदर कंपोनेंट्स कौन से, ये ग्लूकोज जैसे स्टार्टर मॉलिक्यूल है,
इसमें स्टार्च भी बन सकती है, दूसरे कार्बोहाइड्रेट भी बन सकते हैं, प्रोटीन भी बन सकते हैं, अदर लिपिड्स भी बन सकते हैं, वो सब उससे स्टार्टर मॉलिक्यूल इस ग्लूकोज से बन सकते हैं। इसी तरह से जो से टोटल जैसे 6 पीजीए से 6 G3P मॉलिक्यूल बने, इस प्रोसेस को जैसे रिडक्शन का है, रिडक्शन कहा गया है, और रिडक्शन के अंदर 6 एटीपी और 6 NADPH यूटिलाइज होते हैं। ये दोनों जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ये लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स हैं, लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट, लाइट रिएक्शन के दौरान 6 एटीपी एंड 6 NADPH ये जो यहाँ पे कंज्यूम होंगे। तो केल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए, केल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की इनपुट होनी चाहिए, प्लस में 6 एटीपी और 6 NADPH होने चाहिए। तो ये 6 एटीपी और 6 NADPH कहाँ कहाँ कौन से रिएक्शन में बनते हैं? यकीनन ये रिएक्शन जो होता है उसका नेम है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। तो इस डार्क रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए, डार्क रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए जैसे यकीनन इनकी जरूरत पड़ती है। इस वजह से इसे डार्क रिएक्शन इस वजह से कहा जाता है, बिकॉज डायरेक्ट जैसे सनलाइट की जरूरत नहीं है, जैसे हमने सुबह पढ़ा था सनलाइट क्यों जरूरी होते हैं, जैसे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स जैसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, क्लोरोफिल के स्पेशल पेयर से या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे इजेक्ट होता है, तो ये उस वक्त जैसे लाइट एनर्जी की जरूरत थी, और आगे उसमें NADPH भी बना और इसकी वजह से ATP भी बना। तो अब जस्ट NADPH चाहिए और ATP चाहिए, इस वजह से हम इसे कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। बट होगा कब? ये भी अगेन जैसे डे टाइम में होता है, बिकॉज डे टाइम में ये मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं। डे टाइम में हमारे एनटीपी बुक के अंदर भी ये पॉइंट लिखी गई है कि लाइक ATP और NADPH डे टाइम में बनते हैं, तो इस वजह से डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं है, बट ये भी जैसे डे टाइम में जैसे रिएक्शन, तो एनटीपी बुक के अंदर वेरी क्लियर जैसे पॉइंट मौजूद है। तो पहला स्टेप हुआ जिससे हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन का अमल कहेंगे। फिक्सेशन की मीनिंग ये होती है कि जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक इन नेचर है। जब ये किसी ऑर्गेनिक पार्ट का कंपोनेंट या उसका हिस्सा बन जाए तो इस अमल को हम कहेंगे कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन कहेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट या हिस्सा बन गया है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। उसके बाद रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन प्रोसेस में जैसे इस 6 molecule of PGA they are converted into 6 molecule of G3P by 2 steps by the utilization of 6 ATP and 6 NADPH। तो इस अमल को हम कहेंगे ये रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है। रिडक्शन के बाद जैसे एक G3P मॉलिक्यूल जो ट्राइओ शुगर बन के यहाँ से निकल जाएगा, रिमूव होगा, बाकी रिमेनिंग जैसे 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P होंगे, ये रीजनरेट होंगे, रीजनरेशन होगी दोबारा से किसमें? 5 मॉलिक्यूल से 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल से 5 कार्बन, कार्बन की तादाद हुई जैसे 15 है, बट यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल उसमें भी 3 कार्बन, 3 मॉलिक्यूल उसमें भी 3 कार्बन, 4 मॉलिक्यूल उसमें भी 3 कार्बन, एंड नंबर 5th मॉलिक्यूल हर एक के अंदर जैसे 3 कार्बन है। यही कन्वर्ट होंगे आगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, जैसे ये एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, इसी तरह से 1 2 3 4 5 कार्बन का ये तीसरा मॉलिक्यूल। तो इस अमल को हम कहेंगे रीजनरेशन, और यहाँ पे जैसे अगेन 3 ATP की जरूरत होती है। तो टोटल जैसे एक G3P मॉलिक्यूल बनने के लिए, एक G3P मॉलिक्यूल बनने के लिए टोटल इसे केल्विन साइकिल के अंदर 9 ATP की जरूरत होगी और 6 NADPH की जरूरत होगी। इसी तरह से एक ग्लूकोज या हेक्सोज बनने के लिए आप इनको डबल करेंगे, जैसे 9 ATP प्लस 9 ATP 18 ATP हो जाएंगे, 6 NADPH प्लस 6 NADPH 12 NADPH हो जाएंगे। और इसी तरह से यहाँ पे यकीनन 6 CO2 की जरूरत होगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज। तो इनकी पूरी इलस्ट्रेशन के अलावा जैसे हम आगे जैसे टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले जैसे हमारे इस इलस्ट्रेशन के अंदर जो स्टेप्स दिए गए, पहला स्टेप जैसे कार्बन फिक्सेशन का है। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस जैसे 3 कार्बन जो लाइक जो 3 CO2 मॉलिक्यूल होते हैं किसके साथ? 3 RUBP के साथ कंबाइन होंगे। 3 CO2 के मॉलिक्यूल 3 RUBP के साथ कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, इसे हम कहेंगे कार्बन फिक्सेशन। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है जैसे रिडक्शन का स्टेप है, एनर्जी फ्रॉम ATP and NADPH is used to convert 6 molecule of PGA to 6 molecule of G3P। ये PGA फास्फोग्लाइसरिक एसिड है, ये ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट है, 3 नंबर कार्बन पे फास्फेट ग्रुप होता है, ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट G3P
इसी तरह से इस अमल को हम कहेंगे रिडक्शन कहेंगे। उसके बाद नंबर थ्री स्टेप जो रीजनरेशन का है। रीजनरेशन का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल G3P का यहाँ से रिमूव होगा, रिमेनिंग जो 5 मॉलिक्यूल्स है वो रीजनरेट या दोबारा से यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP 5 of the 6 molecule of G3P molecule were converted into 3 molecules of RUBP राइबोलोज बिस्फॉस्फेट उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। इस अमल को हम कहेंगे रीजनरेशन कहेंगे। उसके बाद जैसे नंबर 4 स्टेप 1 molecule of G3P leaves the cycle or then 2 molecules of G3 molecule combine to form glucose and other molecules। 2 molecules of G3P कैसे बनेंगे? जैसे 3CO2 से एक G3P, इसी तरह से 3CO2 उसके बाद एक अनदर G3P, तो G3P प्लस G3P अगेन एक लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें 6 कार्बन कंपोनेंट्स होंगे। तो ये सारी चीजें वन बाय वन जितने भी स्टेप्स हैं, मैं एनसीबी बुक के हवाले से जितने पॉइंट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट उसको हम डिस्कस करेंगे। एनसीबी बुक के हवाले से जो पॉइंट्स हैं, जैसे एनसीबी बुक के अंदर 85 पेज पे आप देखेंगे केल्विन साइकिल सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस है इन विच क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड विल रिड्यूस टू G3P मॉलिक्यूल जो एक ट्रायोज शुगर है G3P मॉलिक्यूल। These reactions have been explored by Melvin Kelvin इस वजह से केल्विन साइकिल एंड कोवर्कर, इसी तरह से लाइक कोवर्कर और उन्होंने जैसे नोबेल प्राइज टोकिन राइट के सवाल हैं। तो केल्विन साइकिल के 3 फेजेस कौन से 3 फेजेस? जैसे कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर RUBP है जो 5 कार्बन है, 5 कार्बन कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की जो इनपुट होती है, तो पहला स्टेप जैसे कार्बन फिक्सेशन का है, पहला स्टेप कार्बन फिक्सेशन का है। वन ऑफ द की सब्सटेंस इन द प्रोसेस इज द 5 कार्बन फास्फोरिलेटेड शुगर कॉल्ड RUBP। जैसे हमने शुरू में जैसे केल्विन साइकिल के अंदर पढ़ा था, यहाँ पे जैसे एक 5 कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन जिसका नेम है RUBP राइबोलोज बिस्फॉस्फेट 3CO2 के अंदर एक कार्बन, तो यकीनन उसके रिजल्ट में एक जैसे 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड बनना चाहिए हर एक के अंदर। जैसे 5 ये कार्बन ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन, बट ये इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है अनस्टेबल नेचर की वजह से। हर एक जैसे 6 कार्बन 2 स्टेबल मॉलिक्यूल PGA के फास्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज जनरली रेफर्ड एज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है? राइबोलोज बिस्फॉस्फेट इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। और ये रिएक्शन किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है? आपको पता है रोबेस्को एंजाइम की प्रेजेंस में होता है जो कार्बो ऑक्सीलेज भी है एज वेल एज ऑक्सीजनेज भी है। जैसे फोटो रेस्पिरेशन के अमल के दौरान ऑक्सीजनेज एंजाइम का रोल करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के दौरान केल्विन साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के दौरान ये कार्बो ऑक्सीलेज के तौर पे काम करेगा। फोटो रेस्पिरेशन में यही एंजाइम जो ऑक्सीजन के साथ इसकी ऑक्सीजन सब्सट्रेट होगी, तो ये ऑक्सीजनेज एंजाइम भी होता है। दोनों प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज इसके अंदर मौजूद हैं। 3 इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन आर फाउंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। 3 इंटर जो अनस्टेबल है, सबसे पहले ये 6 मॉलिक्यूल अनस्टेबल है और ये फौरन जैसे ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर? 2 मॉलिक्यूल के अंदर, हर एक के अंदर 3 कार्बन होंगे। उससे पहले स्टेबल मॉलिक्यूल को हम कहते हैं 3PGA 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। तो इस तरह से ये पहला स्टेबल कंपाउंड है। इस वजह से ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर केल्विन साइकिल के दौरान पहला स्टेबल कंपाउंड अगर 3 कार्बन का बनता है तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं C3 प्लांट्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज C3 प्लांट्स। ये आगे पॉइंट्स होंगे उसमें आपको ये काम आएगी। C3 प्लांट्स हम इस वजह से कहते हैं कि केल्विन साइकिल के दौरान पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का होता है। इस ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं C3 प्लांट्स कहते हैं। आगे चल के हम डिस्कस इसको करेंगे। सिंस द कार्बन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे इनपुट हुई है एंट्री हुई है, ये इनऑर्गेनिक in नेचर है, तो अब इसकी फिक्सेशन किसमें हुई है? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोग्लाइसरिक एसिड 3PGA मॉलिक्यूल। PGA मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक है, तो इस अमल को हम कहेंगे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कार्बन की ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कन्वर्जन होने के अमल को हम कहेंगे कार्बन फिक्सेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन। सिंस द कार्बन इज इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड और ये ऑर्गेनिक पार्ट बन जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इस अमल को हम कहेंगे कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन इसका जो अपोजिट टर्म होता है डी कार्बो ऑक्सीलेशन। डी कार्बो ऑक्सीलेशन का मतलब ये होता है
किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की रिमूवल होती है उसे कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। जब किसी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का कार्बन पार्ट ऑर्गेनिक का हिस्सा बन जाए ऑर्गेनिक कंपोनेंट का, तो उसे कहेंगे कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। आफ्टर द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड द केल्विन साइकिल द थ्री कार्बन कंपाउंड जिसका नेम पीजीए है, फास्फोग्लाइसरिक एसिड है, इस वजह से ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे C3 प्लांट, C3 पाथवे कहते हैं। जैसे दोबारा से जैसे इलस्ट्रेशन वही सेम, जैसे ये केल्विन साइकिल RuBp जैसे 5 कार्बन कंपोनेंट है और इनपुट हुई है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हर एक के अंदर जैसे 5+1 5+1 5+1, ये भी 3 मॉलिक्यूल है, ये भी 3 मॉलिक्यूल है। 6 मॉलिक्यूल 6 जैसे आगे बनेंगे, बट हर एक के अंदर 3 कार्बन होंगे। 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड यानी 3 नंबर पे फास्फेट ग्रुप है, हर एक के अंदर 3 कार्बन है और ऐसे मॉलिक्यूल है 6 मॉलिक्यूल्स है, यकीनन 6 मॉलिक्यूल है, तो इसे हम कहेंगे 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। उसके बाद जैसे जब 6 एटीपी से जैसे कंज्यूम होते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाता है 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरिक एसिड, यानी कार्बन नंबर 1 एज वेल एज कार्बन नंबर 3 पे दोनों पे फास्फेट ग्रुप होता है, तो ये बन जाता है 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरिक एसिड। उसके बाद जब 6 NADH NADPH जब यहाँ पे यूटिलाइज होंगे कंज्यूम होंगे, तो ये बन जाएगा ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट, या जिसे G3P भी कहते हैं। विद द रिमूवल ऑफ 6 फास्फेट यहाँ पे रिमूव होंगे और ये बन जाएगा जैसे ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट, 3 नंबर कार्बन पे फास्फेट होगा, ऐसे 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, 1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और 5 जो होंगे उनमें से वापस रीजनरेट होंगे, ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBp, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBp। इसी तरह से एक और इलस्ट्रेशन में दोबारा से देखते हैं, जैसे ये जैसे 5 कार्बन कंपोनेंट है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और यहाँ पे जैसे आप देखिए 3 CO2 है, 5+1 यकीनन 6 कार्बन कंपोनेंट होंगे, और जैसे ये अनस्टेबल है ब्रेक हो जाएंगे हर एक के अंदर 3 कार्बन का, तो 1 2 3 3 नंबर कार्बन पे फास्फेट ग्रुप, 1 2 3 3 नंबर पे फास्फेट ग्रुप, 3 नंबर पे फास्फेट ग्रुप, 3 नंबर पे फास्फेट ग्रुप, तो ऐसे 6 मॉलिक्यूल हुए और 3 PGA यानी 3 नंबर पे जो फास्फेट ग्रुप है फास्फोग्लाइसरिक एसिड है, इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे फास्फोग्लाइसरिक एसिड। उसके बाद जब 6 ATP यहाँ पे इसके साथ कंज्यूम होंगे तो 1,3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड होगा। उसके बाद 6 NADPH जैसे उसमें से फास्फेट ग्रुप रिमूव होगा, अगेन वो बन जाएंगे 6 मॉलिक्यूल G3P मॉलिक्यूल, ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट 3 नंबर पे। उसके बाद एक जैसे G3P मॉलिक्यूल इस केल्विन साइकिल से रिमूव होगा, बाकी बचेंगे 5 मॉलिक्यूल, हर एक के अंदर 3 कार्बन, ये वापस रीजनरेट होंगे 3 मॉलिक्यूल्स में, हर एक के अंदर 5 कार्बन होंगे, तो इस अमल को हम कहेंगे रीजनरेशन कहेंगे। इस प्रोसेस के दौरान 3 ATP यूज होंगे और यहाँ पे 6 ATP यूज होंगे और 6 NADPH यूज होंगे। तो कम ये ऐसी काउंटिंग भी करनी है कौन से मॉलिक्यूल किस प्रोसेस में जैसे कंज्यूम होते हैं। तो इसी तरह से एक और चीज है जो अक्सर कंफ्यूजिंग होती है स्टूडेंट्स को, और बुक्स में किन किन जगहों पे गलत लिखा हुआ है, जैसे ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट, उसके कुछ और भी नेम है, ट्राइयोज फास्फेट जिसे PP भी कहते हैं, ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट G3P PP एक ही बात है, या फास्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड PGL भी कहते हैं, सेम बात है। इसकी एब्रीविएशन जैसे G3P में है, ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट भी कहते हैं, ग्लाइसरल एल्डिहाइड फास्फेट भी कहते हैं, ग्लाइसरल एल्डिहाइड फास्फेट, ट्राइयोज फास्फेट, PGL, सारी चीजें जैसे शॉर्ट फॉर्म सब एक ही बात है। इसी तरह से जो PGA मॉलिक्यूल होता है, PGA मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, जिसे 3PG भी कहते हैं, 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, 3PGA भी कहते हैं और PGA भी कहते हैं, फास्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, तो PGA और इनके अंदर जैसे G3P में फर्क है, G3P और PGA या PG 3PG 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी, जो केल्विन साइकिल के अंदर पहला स्टेबल कंपोनेंट बना है वो पहला ये है, पहला कौन सा 3PG जिसे कहते हैं या 3PGA कहते हैं, 3PGA। यहाँ से केल्विन साइकिल से जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3P बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ GA3P, 6 मॉलिक्यूल ऑफ PGL बनेंगे, PGL, तो ये PGL है। G3P और GP या PGA में फर्क है, पहला स्टेबल कंपोनेंट जो PGA ये होता है। तो ये थोड़ी सी टेक्स्ट बुक में किन जगहों पे मे भी कुछ गलतियां हो, बट सही जो उसकी करेक्ट फॉर्म ये होते हैं, करेक्ट फॉर्म जैसे G3P, GA3P, GADP, GAP, TP, GLP, PGL, सारी चीजें एक जैसी है। और यहाँ पे जैसे
ये जो मालिक्यूल है स्टेबल मालिक्यूल 3 भी कहते हैं, 3 भी कहते हैं, 3 या सिंपली पीजीए भी कहते हैं, या सिंपली पीजीए भी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप डिफरेंस यकीनन थोड़ा सा नोट करेंगे। उसके बाद जैसे अभी जैसे हमने पहला रिएक्शन जो पढ़ा है जिसकी इनपुट आपने देखी, इनपुट में क्या था कि 5 कार्बन जैसे एक ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जिसका नेम है RuBp 1 2 3 4 5 कार्बन, दोनों एंड पे फास्फेट ग्रुप है RuBp राइबुलोज बिस फास्फेट 3 लाइक जो लाइक ऐसे मॉलिक्यूल हैं बट दोनों एंड्स पे जैसे फास्फेट ग्रुप है तो इस वजह से हम इसे कहते हैं बिस फास्फेट है। रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में इनपुट जो है 3 कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे यकीनन, तो ऐसे 3 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनेंगे बट हर एक के अंदर जैसे स्प्लिट होगा अनस्टेबल होने की वजह से 3 फास्फोग्लाइसरेट बनता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन फिनोमेना इज कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। उसके बाद रिडक्शन का प्रोसेस है। रिडक्शन का प्रोसेस जैसे आपको पता है कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए they are converted into 6 molecule of G3P by the expenditure of 6 ATP and 6 NADPH। तो उसकी ये डिटेल है। In this phase 6 molecule of G3P molecule G phosphoglyceric acid या PGA molecule जो पहला स्टेबल कंपाउंड था reacts with the 6 ATP molecules। A phosphate from ATP is transferred to the each PGA molecule और इस तरह से क्या बन जाएगा 1,3 bis phosphoglyceric acid। जैसे कार्बन नंबर 3 पे जैसे ऑलरेडी फास्फेट ग्रुप था ऐसे 6 मॉलिक्यूल थे, ऐसे 6 मॉलिक्यूल थे 1 2 3 कार्बन, हर एक के 3 नंबर कार्बन पे फास्फेट ग्रुप था। जब ऐसे 6 एटीपी यहाँ पे यकीनन यूटिलाइज होंगे, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जब यूटिलाइज होंगे तो उसके बाद ये बन जाएगा एक और फास्फेट ग्रुप जैसे आ जाएगा कार्बन नंबर 1 पे, तो इस मॉलिक्यूल का नेम हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल का नेम हो जाएगा 1,3 यानी कार्बन नंबर 1 पे भी फास्फेट 3 नंबर पे भी फास्फेट बिस फास्फोग्लाइसरेट या 1,3 पीजीए मॉलिक्यूल बन जाएगा, दोनों जगहों पे फास्फेट ग्रुप। उसके बाद जैसे बी यानी क्वार्ट में क्या होता है, these molecules are then reduced by hydrogen of NADPH, जो लाइट रिएक्शन के दौरान NADPH बना था वही इसको रिड्यूस करेगा एंड फाइनली ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट या G3P के मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3P मॉलिक्यूल बनेंगे। ड्यूरिंग दिस रिडक्शन प्रोसेस फास्फेट ग्रुप फ्रॉम ईच 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट उसमें भी एक रिमूव होगा, तो इस वजह से ये बन जाता है G3P मॉलिक्यूल। जैसे दोनों एंड पे फास्फेट ग्रुप था उसके बाद एक फास्फेट ग्रुप भी जैसे रिमूव हो जाएगा तो ये बन जाएगा G3P मॉलिक्यूल ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट। इस तरह से 6 मॉलिक्यूल तो बने, 6 मॉलिक्यूल तो बने, आगे क्या होगा 1 मॉलिक्यूल केल्विन साइकिल से रिमूव होगा, रिमेनिंग 5 मॉलिक्यूल्स बचेंगे G3P मॉलिक्यूल के, वो वापस रीजनरेट होंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBp में, जिस अमल को हम कहेंगे रीजनरेशन का प्रोसेस, जिस अमल को हम कहेंगे रीजनरेशन का प्रोसेस। ये अभी जो हमने जैसी चीजें पढ़ी है जैसे ऐसे 6 मॉलिक्यूल है हर एक के अंदर 3 कार्बन है, 3 नंबर कार्बन पे फास्फेट ग्रुप है, 6 एटीपी जब यहाँ पे कंज्यूम होंगे तो दोनों एंड्स पे यानी कार्बन नंबर 1 एज वेल एज कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट ग्रुप आ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। उसके बाद जैसे NADPH का काम होता है रिडक्शन करवाना, रिडक्शन करवाना पहले फास्फोरिलेशन होती है यानी एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप होगी, देन रिडक्शन का प्रोसेस होगा, उस दौरान 6 फास्फेट ग्रुप जैसे नंबर 1 कार्बन पे फास्फेट था वो रिमूव हो जाएगा इसमें से, जैसे ये नंबर 1 पे भी फास्फेट ग्रुप है 3 नंबर पे भी फास्फेट ग्रुप है 1 और 3 दोनों पे, अब ये 3 नंबर पे रहेगा 3 नंबर कार्बन पे 1 नंबर पे फास्फेट रिमूव हो जाएगा, अब ये मॉलिक्यूल बन जाएगी जिसे हम कहेंगे G3P मॉलिक्यूल। G3P मॉलिक्यूल कितने हैं 6 है, एक यहाँ केल्विन साइकिल से रिमूव होगा, बाकी रिमेनिंग जो 5 होंगे वो आगे रीजनरेट होंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBp में, 3 मॉलिक्यूल ऑफ RuBp में वापस रीजनरेट होंगे। इसी तरह से एक और जैसे इलस्ट्रेशन उसमें दोबारा से भी जैसे देखेंगे, ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं RuBp के, हर एक के अंदर 5 कार्बन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल यकीनन, तो इसमें ऐसे कितने बनेंगे यकीनन 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, हर एक के अंदर 3, हर एक के अंदर जैसे 6 कार्बन है, बट ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा ये 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, हर एक के अंदर 3 कार्बन, 3 नंबर कार्बन पे फास्फेट ग्रुप होता है, 6 एटीपी जब पहले यूज होंगे इसके साथ तो ये बिसफॉस्फेट बन जाएगा, देन NADPH इसको रिड्यूस करेगा तो प्लस में जैसे 6 फास्फेट भी रिमूव हो जाएंगे तो ये बन जाएगा
G3P मॉलिक्यूल, ऐसे 6 मॉलिक्यूल होंगे। 1 मॉलिक्यूल यूज यहाँ से निकल जाएगा, उसमें जैसे आगे ग्लूकोज बनेगा। रिमेनिंग जो 5 जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें दोबारा से ये G3P और राइबोलोज बिस्फॉस्फेट भी बनेगा, जो 5 कार्बन कंपोनेंट होता है, 5 कार्बन कंपोनेंट। तीसरा और आखिरी स्टेप है, 5 molecules of G3P molecule from previous stage are used to regenerate RUBP, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है इन दिस प्रोसेस। जैसे 5 molecule of G3P, वो उनमें से 3 molecules of RUBP बनेंगे। आप जैसे यकीनन जैसे 5 molecule हर एक के अंदर 3 कार्बन है, तो ये 15 कार्बन होते हैं। इसी तरह से ये किस में कन्वर्ट होंगे, 3 molecules हर एक के अंदर 5 कार्बन, तो कार्बन का तादाद तो वही 15 हुआ। तो ये 3 मॉलिक्यूल है, ये 5 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे 5 कार्बन है, ये 3 कार्बन है। इस अमल को हम कहेंगे रीजनरेशन, और इसमें 3 एटीपी मॉलिक्यूल की कंजप्शन होती है, उसकी कंजप्शन होती है। ठीक है, वेरी सिंपल। 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P मॉलिक्यूल फ्रॉम प्रीवियस फेज आर यूज्ड टू रीजनरेट RUBP। जो RUBP क्या है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर ऑफ 5 molecules containing 3 carbon atoms undergo a series of reaction। होते तो इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन है, इतनी डिटेल हमारे बुक में नहीं है, बट अल्टीमेटली जैसे हम कहेंगे RUBP के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। 3 molecules ऑफ RUBP जो एक 5 कार्बन कंपाउंड है प्रोड्यूस होगा, एंड when 3 molecules RUP react with the 3 molecules of ATP, a phosphate group from ATP is transferred to, and ultimately RUP जो है कन्वर्ट हो जाता है RUBP में इन द नेक्स्ट साइकिल। इसी तरह से इसकी जैसे ओवरऑल जैसे एक जैसे केल्विन साइकिल के हवाले से हम बात करेंगे। होल प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल इंडिकेट्स 3 molecules of CO2 इनपुट कितनी हुई है, 3 CO2 एक बार जैसे इनपुट हुई थी, 3 CO2 इनपुट हुई, और उसमें आपने देखा 1 G3P मॉलिक्यूल बना था, ट्राइओस फास्फेट। 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, इसमें आपने देखा यहाँ पे 6 ATP भी यूज होते हैं, और इस जगह पे 6 मॉलिक्यूल ATP 6 NADPH भी यूज होते हैं, और यहाँ पे रीजनरेशन में 3 ATP मॉलिक्यूल भी हुए थे। तो टोटल 9 ATP, 6 NADPH और 3 CO2। ठीक है, NADPH के पास रिड्यूसिंग पावर एंड 9 molecules of ATP जिनमें assimilating power are used to release 1 molecule of G3P, 1 molecule of G3P triose sugar। इसी तरह से दूसरे CO2 आएंगे, तो उसमें अगर हम टोटल करें, जैसे अभी हमने यहाँ पे इक्वेशन हो रहा है 3 CO2 6 NADPH 9 ATP, एक G3P मॉलिक्यूल बनेगा प्लस 3 H2O, 9 ADP प्लस 9 फास्फेट और 6 NADP। ओवरऑल जितने भी लाइक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुई है, तो ये एक जैसे 3 CO2 के साइकिल के हवाले से इतने ये जो पार्ट्स या कंपोनेंट्स बनते हैं। जैसे 3 CO2 दूसरे आएंगे तो आप इनको डबल कर देंगे, 3 CO2 प्लस 3 CO2 तो टोटल 6 CO2 हो जाएंगे, 6 NAD है तो 12 NADPH हो जाएंगे, 9 ATP है तो 18 ATP हो जाएंगे। G3P मॉलिक्यूल ऐसे 2 बन जाएंगे, एक हेक्सोन होगा, 3 H2O है तो 6 H2O हो जाएंगे, 9 ADP 18 ADP, तो यानी हर एक का एक डबल हो जाएगा, 2 बार जैसे 3 CO2 आएंगे। तो इस तरह से केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन का कंप्लीट जैसे फिनोमेना होता है। आप खास तौर पे ये टर्म्स आप यकीनन याद करेंगे, कौन से जैसे ट्रायोस टीपी फ्ला फ्ला, जैसे यकीनन ये चीजें याद करेंगे, जैसे PGL G3P GP GA3P GAP GLP एक सेम बात है। 3PG यानी 3 फास्फोग्लाइसरेट और ग्लाइसरिक एसिड, GP ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट, PGA इसी सेम, इसे केल्विन साइकिल के अंदर PGA फास्फोग्लाइसरिक एसिड कहते हैं। तो ये जैसे टर्म्स है, ये सब इनकी मीनिंग सेम है, और ये जो है इनकी सबकी मीनिंग एक ही है, सेम है, यकीनन जैसे आप याद करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इनमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश जो राइट फॉर्म इनका ये होता है। बुक के अंदर किन जगहों पे गलती भी होगी, बट आप इसको जो है ना करेक्ट करेंगे। तो आज के दिन के हवाले से इतना ही हम डिस्कस करेंगे, और कल की क्लास में जैसे कुछ प्लांट्स के टाइप C3 C4 प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। सी यू बाय टुमारो, थैंक यू।